एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गविष्ट शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जल्दी बताओ। गविष्ट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए हुआ है। तो गलती से भी यहाँ गाय मत कर देना, क्योंकि गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए हुआ है। किसके लिए? युद्ध के लिए। ठीक है, गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अधन्या। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, गाय के लिए अधन्या और गाय को दूधने वाले स्त्री को दुहिता कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदांत, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इन सभी में से उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अब आपको यह बताना है किसने की थी। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1825 में। और किसने की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन है। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन है? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में इसको किस नाम से जाना जाने लगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। अभी जिसको आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानते हो, यही था पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में किसके भाषणों का संकलन है। अच्छा, ये एक पुस्तक है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। आपको ये बताना है इसमें किसके भाषणों का संकलन है। किसके भाषणों का? तो इसमें स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन है। कौन सा बुक है? लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, ये भी आपसे पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था, यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र देव। और इनसे और पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जगह। तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, इसीलिए अब देखोगे कि जो भी मेनली इन्होंने चीजें की है वो कोलकाता से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी 1897 में। ठीक है, और वो भी रामकृष्ण के नाम पे जो इनके गुरु थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था से चंद्रशेखर आजाद नहीं जुड़े थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आजाद किससे नहीं जुड़े थे, ये आपको बताना है। नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदू महासभा। इन सभी में से हिंदू महासभा से चंद्रशेखर आजाद नहीं जुड़े थे और रेस्ट सभी से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, अच्छा, चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे आंसर? अगर आता है किसी को जल्दी बताओ। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका क्या नाम था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, ये था इनका पूरा नाम। और इनके पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म सबसे पहले स्टेट आपको पता होना चाहिए, एमपी में हुआ है। एमपी में कहाँ हुआ है? भभरा। भभरा या झबुआ आपको मिलेगा। ठीक है, भभरा गांव का नाम है और झबुआ डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहीं पे इनका जन्म हुआ। याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये इन्होंने, आपको पता है, अपने आप को गोली मार लिया था अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, वो अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। तो ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपने आप को कहाँ गोली मार ली थी। तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ? अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, 1931 में। 1931 में वो दिन कौन सा था? वो था 27 फरवरी। 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हुई।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध किसने हटाया था? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। किसने? तो मेटकॉफ। इनको समाचार पत्र का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, आप जानते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। कब हुई थी? 1861 में। ठीक है, 1861 के अधिनियम के तहत 3 हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट अधिनियम था उसके तहत 3 जगह हाईकोर्ट बनाया गया था, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? अच्छा, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? 4 ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से आपको बताना है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। जल्दी से पढ़ो, थोड़े लंबे लंबे ऑप्शंस हैं लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। इल्बर्ट बिल इनमें से किससे संबंधित था? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र था ही नहीं। यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना, और चौथा है आपका क्या है? आयातित सूती कपड़े, ये सबसे संबंधित नहीं था। तो आपका सही आंसर जो है वो है सी। ठीक है, इल्बर्ट बिल, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये कानूनी अधिकार से संबंधित है। तो अगर इतना भी अगर आपको पता है तो आप इसमें जो भी ऑप्शन है इसमें से छांट सकते हो। ठीक है, क्या था इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल के तहत जो भारतीय जज हैं उनको ये अधिकार दिया गया था कि यूरोपीय यानी गोरे लोग जो है उनका भी फैसला कर सके, जो कि पहले रोक लगा हुआ था कि भारतीय जज गोरे लोगों का फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन इल्बर्ट बिल में ये था हाँ फैसला कर सकते हैं। और इसका यूरोपीय लोगों ने यानी जो श्वेत लोग थे उन्होंने पुरजोर विरोध किया, और इसी के खिलाफ अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज़ के खिलाफ था? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन इल्बर्ट बिल के खिलाफ यूरोपियों के द्वारा किया गया था, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आया। ठीक है, और ये इल्बर्ट बिल लाया किसने था? रिपन ने। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिपन के द्वारा ये इल्बर्ट बिल लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण के समय दाहिर कहाँ का शासक था? अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया या भारतीय क्षेत्रों पर अरबों ने जब पहला अपना आक्रमण किया था, वो क्षेत्र कौन सा था और वहां का राजा था दाहिर? वो क्षेत्र था सिंध। ठीक है, तो दाहिर सिंध का राजा था। और पहला अरब जिसने भारत पर आक्रमण किया वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, इसी ने अटैक किया था। और अटैक करने का मुख्य जो कारण था वो था धन, और धन की प्राप्ति यानी धन लूटना, और इस्लाम का प्रोपोगेशन यानी इस्लामिज्म को फैलाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखो 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए हुए हैं और लंबे लंबे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। इसके लिए सभी घटनाओं को याद रखना आपको जरूरी है, कब क्या क्या हुआ था। चलो देखते हैं एक तरफ से। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना 1875। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में, ये आपको याद रहना चाहिए। और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण कब लिखा था? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण 1860 में लिखा था। कब लिखा था? 1860 में। 1859-60 आपको मिलेगा। अगला है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ कब लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ कब लिखा था? ये 1882 में लिखा था। कब? 1882 में। उसके बाद है, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे। कब इनको ये सफलता मिली थी? ये मिली थी 1863 में। सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको याद रखना है, आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सबका ईयर है, इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सबसे पहले दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लिखा था, यह घटना सबसे पहले हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो, देखो नारा जितने भी हैं आसान आसान हैं, तो आपको याद रखना है, नारा से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो मैं तो यहाँ पे एक पूछ रहा हूं, लेकिन आपको सारे को रिवाइज कर लेना है आज के आज ही। ठीक है, तो ये कर मत दो ये नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, आप जानते हो जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी।
कौन सी है? अनायमुडी, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी, ये आपको बताना है। तो बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है सेंटेलम। कौन सा है? सेंटेलम। ठीक है, देखो परजीवी पौधे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ परजीवी तने के होते हैं, कुछ परजीवी मूल यानी जो जड़ है, ठीक है, प्लांट की जड़ है उसके होते हैं। तो यहाँ आपसे मूल परजीवी पूछा गया था। ठीक है, जो तना वाला परजीवी है, जैसे अमरबेल, ठीक है, अमरबेल सब इनको पूर्ण तने का पूर्ण परजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से मूल परजीवी में से आपको याद रखना है ये एग्जांपल सेंटेलम। ठीक है, और एक दो और नाम आप याद रखो, स्ट्रगा। क्या नाम है? स्ट्रगा, ये भी मूल परजीवी है। इसके साथ ही ओरोबैंक, ठीक है, एक और नाम आप याद रख सकते हो, ओरोबैंक। ठीक है, ये भी एक मूल परजीवी है। तो 2-3 नाम हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिकाणु है, श्वेत रुधिराणु कौन सा सबसे बड़ा है? श्वेत रुधिराणु यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी WBC, सबसे बड़ा WBC कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा WBC जो है वह है एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, हिंदी को छोड़ दो, यही याद रखो मोनोसाइट। संभवतः आपको एग्जाम में यही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा WBC कौन है? यह है मोनोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोनों बहिर्स्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको पहले बता रखा है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और रेस्ट जो आपको दिख रहा है इसमें से वृषण जो है, टेस्टिस, ये भी एक तरह से कभी इसको अंतःस्रावी के रूप में काम करता है और कभी बहिर्स्रावी के रूप में। ठीक है, अंडाशय का भी वही है, अग्नाशय का भी वही है। एक और है लीवर। ठीक है, लीवर भी कभी अंतःस्रावी के रूप में कार्य करता है और कभी बहिर्स्रावी के रूप में कार्य करता है, यानी दोनों रूप में ये लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन पीयूष ग्रंथि जो है वह सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ही कार्य करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक बात की और ध्यान रखनी है, अगर वृषण या अंडाशय आपका आ जाए और पूछा जाए कि यह अंतःस्रावी है या बहिर्स्रावी है और आपके पास कोई चॉइस ना हो, तो आप इसको अंतःस्रावी कंसिडर करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। अच्छा, 2 टेबल दिया हुआ है। अच्छा, टेबल भी आपको थोड़ा सा उल्टा है, आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, सूची 1 में आपको दिया गया है रोग, और सूची 2 जो है उसमें दिया गया किस चीज़ के कमी के कारण होता है। ठीक है, चलो एक तरफ से देखते हैं। सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, प्रणाशी रक्ताल्पता, गलकर्ण, पेलेजिया ये नहीं है, ये है पेलाग्रा। ठीक है, पेलेग्रा जो आप बीमारी जानते हो वो है। ठीक है, पेलेग्रा, ये इसको ध्यान से देख लो कि डी जो है वो पेलेग्रा है। आपको ये बताना है किस चीज़ के कमी के कारण होता है। यहाँ पे देखो सूक्ष्माणु रक्ताल्पता और प्रणाशी रक्ताल्पता बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दोनों किस चीज़ के कमी के कारण होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सूक्ष्माणु रक्ताल्पता जो है वह आयरन की कमी से है, जो जनरली आप रक्ताल्पता जो पढ़ते हो वो यही पढ़ते हो। ठीक है, और प्रणाशी रक्ताल्पता जो है वह विटामिन B12 की कमी से होता है। गलकंड आप सभी जानते हो आयोडीन की कमी से होता है, और पेलाग्रा जो है यह विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। तो नियासिन जो है वह विटामिन B3 ही है। ठीक है, इसके कमी से पेलाग्रा होता है। इसको B3 को और निकोटिनोइक एसिड भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे सही मैच देखो क्या है, आपको ABCD के हिसाब से मैच करना है। ठीक है, ए का जो आंसर हुआ वो हुआ 2, यानी ए का आंसर आना चाहिए आयरन, 1 का आना चाहिए 2। तो 1 का 2 कहाँ है? ए का 2, सॉरी ए का आंसर है 3। ठीक है, आयोडीन जो है उसका आंसर है गलकंड। तो 1 का 3 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ से एक बार देखिए, इसको मैच कर लो। ठीक है, बी है आयरन, इसका होना चाहिए 1। ठीक है, नियासिन का आंसर होना चाहिए आपका
नियासिन किसका था आंसर 4 का, ठीक है। और डी है B12, इसका है 2, तो आपका सही ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है डी, ठीक है। यहाँ पे मैचिंग थोड़ा सा उल्टा है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। नॉर्वे का तट जो है वह किस तरह का तट है ये आपको बताना है। तो नॉर्वे का तट एक फ्योर्ड तट है। कैसा तट है नॉर्वे का तट? फ्योर्ड तट। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? यानी जब आप दक्षिणी भारत में जाओगे तो सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? आप सभी जानते हो ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है ये भी आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, सबसे पहले अंडमान निकोबार आपको याद रखना है, अंडमान निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। और इसका 2 और अन्य नाम, जो पुराना नाम था वो था पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, पिग्मिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ये पहले इसको इस नाम से जाना जाता था, लेकिन 1984 के बाद इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया, जो अभी वर्तमान में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी जो है वह किस प्रकार का मिट्टी होता है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी, जो सर्वाधिक उपयुक्त है धान के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो आप जानते हो लाल रंग जो है लाल मिट्टी का वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, यानी लोहा के कारण वो मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, यानी 2 बार काटती है? अगर यह है भूमध्य रेखा तो इसको 2 बार काटती है, ऐसी कौन सी नदी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर करो, क्या होगा सही आंसर? तो आपके ऑप्शंस में कोई भी कंफ्यूजन वाला चीज है नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट मारोगे कांगो नदी, क्योंकि आपने बहुत बार ये पढ़ रखा है, ठीक है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कहाँ पे ये 2 बार काटती है? तो अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके साथ ही मैंने बोला था 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक और नदी है माही नदी। माही नदी आप सभी जानते हो हमारे भारत का ही नदी है। तो माही नदी भी किसी एक रेखा को 2 बार काटती है। वो कौन सी रेखा है? वो कौन सी रेखा है? वो है कर्क रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार ये एमपी में काटती है और दूसरी बार गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे? पहली बार एमपी में और दूसरी बार जब माही नदी अपने समापन की ओर बढ़ती है तो गुजरात में इसको दोबारा फिर से काटती है। और एक और है लाइन, कौन सा लाइन है वो है लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो रिवर, ठीक है, लिम्पोपो रिवर ये किसको? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? जब भी आप प्रार्थना करोगे आप आत्मा से प्रार्थना करोगे, ठीक है। तो आत्मा राम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। कब की थी अगर ये आपसे पूछा जाए तो 1867 में मुंबई में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जब केशव चंद्र सेन मुंबई आए थे, ठीक है। और प्रार्थना समाज फेमस कब से हुआ? जब इसके साथ एमजी रनाडे जुट गए बाद में, तो ये अपने चरम सीमा पे, प्रार्थना समाज का जो उपलब्धि है, जो ख्याति है, वो चरम सीमा पे कब पहुंचा? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एमजी रनाडे के जुड़ने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में जो जड़ बनती है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? वो कौन सी जड़ है? तो वह आरोही जड़ है। कैसी जड़ होती है? आरोही जड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किससे बने होते हैं ये आपको बताना है। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। इसमें प्रोटीन जो है वह है हिस्टोन प्रोटीन। ये भी आपको याद रखना है कि किस प्रोटीन से ये बना होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन से ये बना होता है। इसके साथ ही इसके जो डीएनए है, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डीएनए किस चीज का बना होता है, तो डीएनए किस चीज का बना होता है ये मुझे बताओ। डीएनए के 4 जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड के रूप में जानते हैं, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोटाइड इनसे बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 4 कौन कौन से हैं? एडेनिन,
थायमीन, ग्यूनाइन, ठीक है, और साइटोसिन। ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, ये आपसे पूछे जाते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन में डीएनए और क्रोमोसोम दोनों रहता है, तो आंसर होगा डीएनए। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसके 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है। जर्सी सांड, यहाँ सांड भी रह सकता है, आपको जर्सी गाय भी रह सकती है। तो जर्सी गाय या जर्सी सांड ये कहाँ की नस्ल है, तो इसकी जो ओरिजिनल जो जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ वो कौन सा है एरिया है, वो है इंग्लैंड, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जर्सी गाय का आप देखते हो बहुत बड़े पैमाने पर जर्सी गाय को डेयरी में रखा जाता है, लेकिन जर्सी गाय को दूध हमारे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो जनरली खाते हैं दूध वो जर्सी गाय का ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जर्सी गाय का दूध बैन हो गया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम पचा नहीं सकते हैं, और इन लॉन्ग रन वो हमारे किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को प्रभावित करता है, ठीक है। इस कारण से जर्सी गाय का दूध हमारे लिए उतना सुपाच्य नहीं माना जाता है। लेकिन क्योंकि जर्सी गाय बहुत अधिक मात्रा में दूध करती है, और हमारे यहाँ पे जो दूध का कीमत है वो आपको पता है कम है, ठीक है। और जो देसी गाय है जिसको हम लोग हमारे ओरिजिन का जो गाय है उनका दूध का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन वो सब कम दूध करती है। अगर वो सब 5 केजी दूध करती है तो जर्सी गाय 20 से 30 केजी दूध आसानी से कर सकती है। तो बेचने वालों को इसमें फ़ायदा है और वो कम दाम पे उपलब्ध हो जाते हैं वो दूध, इसलिए हम लोग भी खाने को मजबूर हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए वो फायदेमंद है नहीं उतना जितना हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। इसमें से कौन लाइकेन का निर्माण करता है, इन शॉर्ट आपसे यही पूछा गया है। तो जानते हो आप, एल्गी और फंगस, ठीक है। जो शैवाल है और कवक है इन दोनों के मिश्रण से आप बोल सकते हो लाइकेन का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो भारत में मिश्रित खेती के रूप में किस फसल संयोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे चावल और मूंगफली, इसको मिश्रित खेती के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों के जोड़े बनाकर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ आपको कुछ देश दिया हुआ है और उनका राजधानी दिया हुआ है, आपको सही जोड़ा बनाना है। जल्दी से आप सभी को देखो और आंसर करो, किसका राजधानी क्या होगा, आपको ये आंसर करना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। चलिए करते हैं। सबसे पहले है अर्जेंटीना, फिर है कोलंबिया, फिर है मिस्र, उसके बाद जिम्बाब्वे। तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। उसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, बोगोटो, ठीक है। कहाँ गया बोगोटो, ए, ठीक है। उसके बाद है मिस्र, मिस्र जानते हो कायरे, ठीक है। और जिम्बाब्वे हरारे। तो आपका सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है हड़प्पा काल से। आपको ये बताना है हड़प्पा काल के किस स्थल से इसका संबंध है। तो कौन सा स्थल है जहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, वह है दैमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद से, ये दाइमाबाद कहाँ है अभी वर्तमान में, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। जो परवर नदी के बोल सकते हो नदी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ से हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो किसी भी तत्व के तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट और संयोजकता, उसके वैलेंसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा परमाणु भार, ठीक है। क्या मिलेगा, परमाणु भार। अगला क्वेश्चन है, अमोंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा, 2 बुक दिया हुआ है, अमोंग द बिलीवर्स, 3 बुक दिया हुआ है। अमोंग द बिलीवर्स एक बुक हुआ, इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज ये दूसरा बुक है, और एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये तीसरा बुक है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 नाम दे दिया जाएगा, 3-4 चीजें दे दी जाएगी, उसमें से कोई 1 या 2 आप जान रहे होगे और रेस्ट चीजें अननोन होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप क्वेश्चन देख के डरो मत, जो आप जान रहे हो उसके बेसिस पे आप आंसर तय करने का कोशिश किया करो। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अमोंग द बिलीवर्स, इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज, शायद आपने ये बुक नहीं पढ़ा होगा कभी,
लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस कई बार आपने ये बुक पढ़ा होगा। ये किसका है? यह है वीएस नायपॉल का। तो यहां से आपको याद रख लेना है आगे के लिए, ठीक है। तो अमोंग द बिलीवर्स और इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज, ये बुक भी वीएस नायपॉल ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का एक घटक कौन सा इसमें से नहीं है? कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक व्यय नीति। तो इन सभी में से व्यापार नीति जो है वह राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और सही आंसर है सोन, ठीक है। सोन गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। अच्छा, एक साइड दिया हुआ है साइंटिस्ट और दूसरा साइड दिया हुआ है उनके खोज। तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है ए नंबर, मैडम क्यूरी डायनामाइट, ठीक है। तो डायनामाइट जो है इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, आपको पता है, मैडम क्यूरी ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इन चारों देशों में से आपको बताना है सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो सूर्योदय सबसे पहले जापान में होगा इन सभी में से, और जगह है जापान का टोक्यो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? हंस दमयंती के चित्रकार आपको बताना है कौन है। कौन है? राजा रवि वर्मा। कौन है हंस दमयंती के चित्रकार? राजा रवि वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित एक बुक है जो इन चारों में से है, आपको बताना है वो बुक कौन सा है। कौन सा है? वो है मैला आंचल, ठीक है। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। राग दरबारी के लेखक कौन है? ये है श्रीलाल शुक्ला, ठीक है। गुनाहों के देवता, इसके राइटर कौन है? ये है इनका क्या नाम था? धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती हैं गुनाहों के देवता, और अंधा युग भी इन्हीं का है, धर्मवीर भारती का ही। और मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, राज्यसभा से संबंधित 4 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, राज्यसभा का गठन 1951 में हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 1951, अप्रैल 1952। ये डेट भी आपको याद रखना है, शायद 3 अप्रैल को इसका पहला बैठक हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विक्रम संवत और शक संवत आप दोनों जान रहे हो, अब डिफरेंस आपको बताना है कितने वर्षों का डिफरेंस है। तो दोनों में 135 वर्षों का डिफरेंस होता है। शक संवत आप जानते हो 78 एडी, और विक्रम संवत 57, ठीक है, 57 बीसी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जब निकालोगे तो आपका 135 ईयर निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो खरीफ फसल जो है वह किस मौसम की शुरुआत में बोया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। तो खरीफ फसल जो है यह वर्षा ऋतु के आगमन पर, यानी वर्षा मौसम के आगमन पर बोई जाती है, ठीक है। और इसके तहत जितना भी चावल वाले कैटेगरी का फल है वो सारे आते हैं, और रबी में आपका गेहूं वाले कैटेगरी का फल आता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? 1858 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसको क्या कहा गया था? आसान सा क्वेश्चन है, इसको भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही छोटा है। सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी ने किसके साथ बैठक किया था 1931 में? अब इतना लंबा चौड़ा देखिए आपको हो सकता है कंफ्यूज किया जा सके, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। उसी के बारे में आपसे यहाँ पे चर्चा की गई है।
ठीक है। अच्छा, इस समझौते में क्या क्या हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस समझौते में ये हुआ था कि कांग्रेस जो है वह गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था उसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ उसमें यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस गोलमेज में हिस्सा लेगा। उसके साथ ही अब ये तो हो गया हिस्सा लेने वाली बात, और क्या क्या था, तो कांग्रेस ने ये मांग किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, जितने भी बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या मांगा था, अंग्रेजों ने मांगा था सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गया। उसके बाद एक और चीज था कि जो भी वो जो सॉल्ट टैक्स, ठीक है, जिसके कारण से ये सारे कहानी हुए थे, जो नमक पर टैक्स लिया जाता था उसको वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई थी, दोनों एक दूसरे का जो चीज है वो मान लिए थे। लेकिन कुछ ऐसी मांगे थी कांग्रेस की जो पूरी नहीं हुई। वो क्या था, वो था भगत सिंह और जो भी उनके सहयोगी हैं उनके मृत्यु दंड को खत्म करके आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि भगत सिंह के बारे में आपसे पूछा जाता है कि किस समझौते के तहत ऐसा मांगा गया था जो कि पूरा नहीं हुआ, तो वो यही था गांधी इरविन समझौते में ही। ठीक है, कि भगत सिंह और उनके सहयोगियों का मृत्यु दंड समाप्त करके क्या किया जाए, आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, जो कि नहीं मांगी गई थी। ठीक है, यानी ये मांगे पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान देश के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इन सभी पहाड़ियों में से या जगहों में से किसके पश्चिम में भारतीय रेगिस्तान स्थित है? ये है आपका अरावली का पहाड़ियाँ। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ आप जानते हो कि राजस्थान के पूर्व में ये अरावली की पहाड़ी है, यानी अरावली की पहाड़ी के पश्चिम में आपका क्या हो गया, रेगिस्तान हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नीली क्रांति आप सभी जानते हो मछली पालन या मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान जीव पैदा किए जा सकते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्लोनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला जो 1944 ईस्वी में लाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। सीआर फॉर्मूला कब लागू हुआ था, यानी कब लाया गया था? 1944। बहुत अच्छे से याद रखना, जो आपके क्वेश्चन में ही यहाँ पे मैंने डाटा डलवा रखा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है यह किसने लाया था, सीआर फॉर्मूला किसने लाया था? किसने लाया था सीआर फॉर्मूला? ये राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? स्व स्थान का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो क्वेश्चन समझ लो। कोई भी चट्टान है, ठीक है, जहां पे वो है वहीं पे वक्त के साथ वो क्या होता है, वो टूटने लगता है, यानी जीर्ण शीर्ण होने लगता है। अब आपको यही बताना है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, और इसी को हिंदी में अवक्षयन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्वितलीय अग्नेय है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपका थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अग्नेय चट्टान तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन अग्नेय चट्टान में द्वितलीय अग्नेय चट्टान कौन सा है ये पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि द्वितलीय हुआ क्या। देखो, मैंने इग्नियस रॉक के बारे में आपको पढ़ा रखा है कि इग्नियस रॉक दो तरह के होते हैं, एक है एक्सट्रूसिव और दूसरा है इंट्रूसिव। ठीक है, क्या है? एक है एक्सट्रूसिव और दूसरा है इंट्रूसिव। अब एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव क्या है ये मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं आता है इसका मतलब आपने पुराने क्लास को नहीं किया है, जो भी आपके सेशंस हुए हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो ये आपका नुकसान है। ठीक है, मेरा उसमें कुछ नहीं जाता है, अब आप ही का नुकसान है अगर आप क्लास पुराना नहीं कर रहे हो तो। इसलिए जिसने नहीं किया है जाके सारे वीडियोस को अभी भी देख सकते हो। ठीक है, एक्सट्रूसिव वो रॉक है जो, इग्नियस रॉक क्या होता है, जो वोल्केनो के रूप में बाहर आके जम जाते हैं, जो उस फॉर्म से जो जमता है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, अब जो बाहर आ गए, जमीन से बाहर लावा के फॉर्म में आके गिरा और फिर वो जमे तो उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। और जो जमीन के अंदर ही, ठीक है, मैग्मा जम गया जमीन के अंदर ही, उसको इंट्रूसिव कहते हैं। अब इंट्रूसिव दो तरह का होता है।
अब जमीन के अंदर कितने गहराई में ये जमा है उस हिसाब से इंट्रूसिव का नामकरण किया गया है। अगर 2 किलोमीटर तक, ठीक है, सरफेस, जमीन के सरफेस से 2 किलोमीटर तक अगर कोई जो मैग्मा है वो जमकर अगर चट्टान बन गया है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अधिवितलीय। क्या कहा जाता है? अधिवितलीय। ठीक है, अधिवितलीय या हाइपोपेबिसल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? हाइपोपेबिसल। आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर से अधिक गहराई में वो जमा हुआ है तो इसको कहा जाता है एबिसल। क्या कहा जाता है? एबिसल, या हिंदी में कहते हैं वितलीय, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, 2 किलोमीटर सरफेस से लेकर 2 किलोमीटर तक अगर जमा है तो उसको क्या कहते हैं? हाइप एबिसल। ठीक है, या हाइपो एबिसल। ठीक है, और अगर 2 किलोमीटर से नीचे अगर जमा हुआ है तो उसको सिर्फ एबिसल। हिंदी में अगर 2 किलोमीटर तक जमा हुआ है तो उसको अधिवितलीय, और 2 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में जमा हुआ है तो उसको वितलीय। क्लियर? ये सारे टर्म्स को आप जरूर याद रखना। तो यहाँ पे आपसे वही वितलीय अग्नि चट्टान के बारे में पूछा गया था और उसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, और यही आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था? साइबर अपराध के लिए समर्पित एक पुलिस स्टेशन सबसे पहले आपको याद रखना है कब खोला गया था? 2001 में। आपको ये बताना है कहाँ खोला गया था। ये 2001 में हैदराबाद में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? दंड संहिता के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है ये आपको बताना है। जल्दी से दोनों स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद आंसर करो। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। दूसरा है, यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाता है जैसे कि वह कृत्य भारत में किया गया हो। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर भारत से अलग हुआ करता था, ठीक है, यानी वहाँ का संविधान अलग हुआ करता था, तो जो भी यहाँ का भारतीय दंड संहिता था वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, और वहाँ पे अगर बुक में आपको आंसर मिले तो हो सकता है केवल 2 आपको देखने को मिले, लेकिन ये तब का आंसर था जब जम्मू कश्मीर भारत से अलग हुआ करता था। अभी अब जम्मू कश्मीर भी भारतीय गणतंत्र का हिस्सा है और वहाँ पे भी भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा, यानी दोनों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? हमारे यहाँ पे कुछ कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आपको पता है। ठीक है, तो इन 4 में से आपको ये बताना है कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जल्दी से बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा। जो भी दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा 4 है, सॉरी कौन सा ऐसा एक है जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्या है सही आंसर? देखो पहला क्या है, जिन विचारों से हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया उन्हें संजोना और उसका अनुसरण करना। क्या ये हम मौलिक कर्तव्य है? बिल्कुल है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, क्या ये हमारा मौलिक कर्तव्य है? तो ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा गया कि ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है कि हमें जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और किस तरह से आवाज उठाना चाहिए, इसका कोई भी उल्लेख हमारे मौलिक कर्तव्यों के रूप में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन, यानी त्रिपुरा सत्र, त्रिपुरा नहीं है त्रिपुरी है, ठीक है, त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो ये याद रखना, ये त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी अधिवेशन है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में आपको पता होगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के पसंदीदा जो कैंडिडेट थे वो कौन थे? वो थे पट्टाभी सीतारामैया, जिनको हरा कर कौन बने थे अध्यक्ष? तो अभी मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश राज्यसभा के पदेन सभापति हैं।
राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। अगला क्वेश्चन है, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? ऑब्वियस है, जो विधानसभा छोटी होगी वहां से विधायक कम चुन के आएंगे। और विधायक यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है कि वो क्षेत्र जो है क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपको वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जा रहा है, क्योंकि विधायक जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से ही चुन कर आते हैं। उस हिसाब से आपको बताना है कि विधानसभा की सीटें सबसे कम कहाँ है? पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी में विधानसभा की सीटें सबसे कम है। यहाँ पे टोटल 33 सीट है, 30 + 3। ठीक है, 3 नॉमिनेटेड हैं और 30 इलेक्टेड हैं। इसमें से अगर आपसे ये पूछा जाता कि सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं, तो ये है यूपी में। ठीक है, यूपी में विधानसभा की सीटें टोटल है 403। ठीक है, +1, 403 इलेक्ट होते हैं और 1 नॉमिनेट होते हैं। ये सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या डैश से ज्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन करना चाहिए। आपको ये बताना है कि कर्मचारियों की मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर है तो वहाँ पे जो भी महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए जो भी अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम और जो भी दिशा निर्देश दिया हुआ है उसका क्रियान्वयन अच्छे से किया जाना चाहिए। तो मिनिमम संख्या जो है वो है 10। ठीक है, अगर 10 वहाँ एम्प्लॉय है तो ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे। अगला क्वेश्चन है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? जो आप पीते हो कोला, ठीक है, उस कोला में क्या होता है? तो उस कोला में होता है कैफीन। क्या होता है? कैफीन होता है उस कोले में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ दिया हुआ है आपको विशेषताएं और दूसरा तरफ दिया हुआ है जानवर। तो क्या होगा, यहाँ से सही आंसर जल्दी से चुनो। एक तरफ दिया हुआ है आपकी विशेषताएं और दूसरी तरफ दिया हुआ है जानवर, यानी किसका वो विशेषता है। तो पहला है आपका पर रहित कीड़ा, दूसरा है उड़ान रहित पक्षी, तीसरा है रेंगने वाला और चौथा है अंग रहित पशु। इसमें से आपको सही मिलान करना है, क्या होगा सही आंसर। तो देखो, पर रहित कीड़ा वो है सिल्वर फिश, यानी एक का होना चाहिए बी। एक का बी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है बी में। ठीक है, चलो एक बार पूरा देख लेते हैं। उड़ान रहित पक्षी, तो उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? कीवी एक ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। उसके बाद इसमें रेंगने वाला कौन है? सांप है। और अंग रहित पशु आपका क्या है? मछली है। आपका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? बहुत बार आपने ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये जरूर मिला होगा। जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन जो लेयर है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर के किस लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो ये समताप मंडल में पाया जाता है और ये यहाँ के बायोस्फीयर को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो सकता है? जो भी दुधारू पशु है, यानी वैसे पशु जो दूध देते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो उसमें कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर की बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, पपीता निम्न में से किसका समृद्ध सोर्स नहीं है? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है समृद्ध सोर्स किसका है, तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आपको चुनना होता। ठीक है, तो सबसे अधिक समृद्ध जो पपीता है वो आपको विटामिन ए में मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही उसमें विटामिन ए, सी और डी ये तीनों बहुत ही अच्छे मात्रा में आपको मिल जाएंगे। सॉरी, ए, ई और सी ये तीनों आपको अच्छे मात्रे में मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा? ए, ई और सी। तो कौन सा आपको उसमें नहीं मिलेगा पपीता में? वो है विटामिन डी। इसका अच्छा मात्रा आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन क्या होता है?
विटामिन को अगर हम लोग देखें तो विटामिन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। ये होता है कार्बनिक यौगिक। क्या होता है, कैसा यौगिक है विटामिन, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। थायरोक्सिन आप सभी जानते हो ये हार्मोन है, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाने वाला है। और आयोडीन की कमी से आपको जो बीमारी होता है वो है गोइटर। आयोडीन थायरोक्सिन नहीं है, आयोडीन थायरोक्सिन के प्रोडक्शन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है सर विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी। इन सभी में से आपको ये बताना है विलियम हार्वे के द्वारा क्या खोजा गया था। तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त संचार खोजा गया था, ठीक है, रक्त किस तरह से हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है उसको लेकर जो खोज हुई थी वो सर विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है शाही राजकुमारों के अतिरिक्त अकबर ने सर्वोच्च मनसब का पद किसे दिया था। तो जितने भी शाही राजकुमार थे उनको तो मनसब दिया ही गया था, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हुए जिनको मनसब दिया गया और वो शाही राजकुमार नहीं थे। तो उसी में से आपको निम्न ऑप्शंस में से आपको तलाशना है, वो क्या है, कौन है, वो है अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल कोई राजकुमार नहीं था, लेकिन इससे भी मनसब प्राप्त हुई थी। अबुल फजल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये नवरत्न में से, अकबर के नवरत्न में से एक था और इसी ने आपका आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना इसने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आगरा की स्थापना किसने की थी। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी, जो कि लोदी वंश का दूसरा शासक हुआ। आपको पता है लोदी वंश में कुल 3 ही शासक हुए। सबसे पहले बहलोल लोदी, बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक हुआ। और सिर्फ लोदी वंश का ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का ये आखिरी शासक हुआ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई 1526 में, ठीक है, जिसको हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ आपका आंसर क्या होगा, सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में की गई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर मुअज्जम बैठा था, ठीक है, लेकिन शायद ये आप जान नहीं रहे हो, क्योंकि आप जान रहे हो बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह या शाह आलम, ठीक है, बहादुर शाह या शाह आलम हम किसको कहते हैं, वही है मुअज्जम, ठीक है। तो इसके बचपन का नाम, बहादुर शाह के बचपन का नाम क्या था, मुअज्जम, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि बहादुर शाह और शाह आलम, आप ध्यान रखना, आप जो शाह आलम जानते हो वो है शाह आलम द्वितीय, लेकिन मैं सिर्फ शाह आलम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहादुर शाह और शाह आलम दोनों एक ही इंसान था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। रैयतवाड़ी आप जानते हो, आपको ये भी पता है कि रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की थी, लेकिन अभी आपसे ये पूछा गया कि सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था। और आप जानते हो कि सबसे पहले ये मद्रास में लागू किया गया था, लेकिन मद्रास तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मद्रास में कहाँ सबसे पहले लागू किया गया था वो आपसे पूछा गया है, और वो है बारामहल, ठीक है। मद्रास का एक जगह है बारामहल, यहाँ पे सबसे पहले 1792 ईस्वी में जो टॉमस मुनरो है उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया था। और फिर 1820 ईस्वी में जब वह मद्रास के गवर्नर बने तो उन्होंने मद्रास और मुंबई दोनों प्रेसिडेंसी में पूरी तरह से रैयतवाड़ी को लागू किया था। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी को कब लागू किया गया था, और आपका सही आंसर होता है 1820। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम कब लागू किया गया था मद्रास में, और पूरे भारत में भी मद्रास में ही किया गया था, ठीक है। मद्रास में कहाँ, बारामहल, और इसका जो ईयर था वो था 1792, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम चाय बागान कब लगाया गया था। भारत में प्रथम चाय बागान कब लगाया गया था, ये लगाया गया था लगभग 1837 में, ठीक है। 1837, 35 भी आपको मिल सकता है, 36 या 37, यही कोई ईयर आपको मिलेगा। आपको याद रखना है कि सबसे पहले असम में यहाँ पे चाय बागान लगाया गया था ऑफिशियली। इससे पहले भी चाय उगाए जा चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली जो उगाया गया,
ठीक है, जो सरकार की तरफ से यहाँ पे बागान लगाया गया वो लगाया गया था 1837 में। अगला क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही फेमस है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, यहाँ पे मुस्लिम लीग, अच्छा मुस्लिम लीग पूछा गया, मैं अभी कांग्रेस समझ रहा था। यही गलती आप भी एग्जाम में करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन 1916 कांग्रेस नहीं पूछा गया है, बल्कि मुस्लिम लीग पूछा गया है, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल महाद्वीप है, सॉरी प्रवाल द्वीप समूह है? तो भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह इसमें से कौन सा है? यह है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, जहां पे टोटल कितने द्वीप है? टोटल 36 मुख्य द्वीप हैं लक्षद्वीप में, और ये एक प्रवाल द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में आपको मिलेगा सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, जो कि बिहार में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ तो वह पुराने बिहार से कितने प्रतिशत जमीन को लेकर एक अलग राज्य बना? तो लगभग 45.85% जमीन लेकर एक अलग राज्य बना। अगला क्वेश्चन है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो बिहार में अगर दक्षिणी गंगा का आप बात करोगे तो इसका जो औसत ढाल है वो आपको दक्षिण से उत्तर की ओर मिलेगी। ठीक है, और इसी के तहत आपने देखा है कि सोन नदी जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? सोमेश्वर पहाड़ी मैंने आपको बताया है कि ये बिहार में स्थित है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि नेपाल के साथ ये लगभग कितने किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो ये लगभग अगर देखोगे तो आप लगभग 74 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वह नेपाल के साथ बनाती है। अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो कई जगह आपको 10.41 करोड़ मिलेगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि 10.4 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी, उसी को पूरा अगर आप बोलोगे तो ये क्या होगा? 10,40,99,452। ये है एग्जैक्ट डाटा, लेकिन 10.41 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 84th पोजीशन मिला है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान मिला है? 2020 का व्यास सम्मान किसको मिला है? तो 2020 का व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य ने स्थापित किया है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर महिला कौन है? मिताली राज। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 105वां स्थान हासिल हुआ है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर लग रहा है। ठीक है, स्मार्ट अप उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या प्रोग्राम का नाम है? स्मार्ट अप उन्नति। ठीक है, आपको ये बताना है किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। किस बैंक ने? HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ है? वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ है? कौन सा राज्य? वो राज्य है उत्तराखंड। और अभी आपने एम्बुलेंस देखा था।
अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 7 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये भारत में पहली बार हैदराबाद में खुला है। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है, कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं किरोन पोलार्ड। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। पहला खिलाड़ी कौन थे? पहला खिलाड़ी थे युवराज सिंह। आपको पता होगा युवराज सिंह ने ये रिकॉर्ड कायम किया था, ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। और दूसरे खिलाड़ी बने हैं किरोन पोलार्ड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है? नर्मदापुरम किस शहर का नाम बदलकर रखा गया है? यह है होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। अगला क्वेश्चन है, कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी ऑफिशियली अब ऐसा वहां पे हो गया है, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, किसे संसद टीवी का प्रथम CEO नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा संसद टीवी पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग अलग हुआ करता था और दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है संसद टीवी। अब आपको ये बताना है कि उस संसद टीवी का प्रथम CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है रवि कपूर। ठीक है, रवि कपूर को प्रथम CEO नियुक्त किया गया है संसद टीवी का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। ठीक है, ये बने हैं अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? मैंने आपको बोल रखा है, आपको याद रखना है जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं, यानी चारों ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब नोआमी ओसाका के द्वारा जीता गया है। और अगर पुरुष एकल का मैं बात करूं तो कौन होंगे? ये नोवाक जोकोविच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महाबहु ब्रह्मपुत्र नामक योजना शुरू किया गया है? अगर ब्रह्मपुत्र आपने देख लिया तो आपके लिए आंसर जो है वो आसान हो गया और आंसर क्या होगा? असम। ठीक है, महाबहु ब्रह्मपुत्र योजना असम में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन IPL के अब तक के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी अभी तक के वो कौन बिके हैं? वो हैं क्रिस मॉरिस। और क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है और ये लगभग 16.25 करोड़ यानी 16.25 करोड़ में खरीदा गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह का था जो 16 करोड़ में बिके थे। ठीक है, और अभी ये रिकॉर्ड किसके पास है? क्रिस मॉरिस के पास। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।